हेलो बेटा, कैसे हाल है? हमारा जेई मेन का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन को। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट है। तो उस पार्ट को अपन ने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इसमें अपन डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद में बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उसको अलग से एक पार्ट हमने बना दिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कहानी थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, पहले इस बेसिक कहानी को समझ लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि एक सॉलिड बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड बॉडी में पार्टिकल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो फिक्स रहता है। मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। जब हम उस सॉलिड को हीट ट्रांसफर करते हैं तो पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो गैप इंक्रीज होता है। उस गैप के इंक्रीज होने को ही हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हुआ और उस एक्सपेंशन का जो रीजन है उसका रीजन है हीट, इसीलिए उसका नाम रखा हमने थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन हमें समझ में आया। यहां पर हमने इसको मेंशन भी किया हुआ है, पूरी कहानी बता देता हूं मैं जो इसमें लिखी हुई है। Solids are made of atoms and molecules. At a given temperature, the atoms and the molecules are placed at some equilibrium distance. When heat is supplied to the solid, the interatomic separation increases, by which there is an expansion of the solid. This expansion can be termed as the thermal expansion. At it can be in the form of length, area and volume. ठीक है। मतलब जब मैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, एरिया भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमने थर्मल एक्सपेंशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है लीनियर एक्सपेंशन, एक है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एक है क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है इसको हम एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, और ये जो क्यूबिकल एक्सपेंशन है इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब हुआ जब हम लेंथ में इंक्रीज होने के कंसीडर करते हैं, मतलब लीनियर एक्सपेंशन रिलेटेड है लेंथ से। ठीक है। सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड हो गया एरिया से, और क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की अगर बात करें तो ये रिलेटेड हो गया है वॉल्यूम से। ठीक है। तो जब लेंथ के इंक्रीज होने की बात होगी हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जब एरिया के इंक्रीज होने की बात होगी हम एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, और जब वॉल्यूम के इंक्रीज होने की बात होगी तो हम क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इन तीनों एक्सपेंशंस पर थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। एक पैटर्न को समझ लेंगे लीनियर एक्सपेंशन के थ्रू, उसी पैटर्न पर हम सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की भी बात करेंगे। लीनियर एक्सपेंशन में ये हमारा फॉर्मूला है L2 इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। मैं चाहूं तो इससे पहले का एक फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, डेल्टा L इक्वल्स टू L एंड अल्फा डेल्टा T या डेल्टा थीटा। ठीक है। अगर मैं ये मान कर चलूं कि जो सॉलिड बॉडी उसकी इनिशियल लेंथ L है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया डेल्टा T से, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा डेल्टा L इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा T होगा। ये जो अल्फा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो हमने अल्फा लिखा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। अब ये चेंज इन द लेंथ आ गया। फाइनल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, दैट इज L प्लस डेल्टा L को मैंने लिख दिया L अल्फा डेल्टा T, L को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन में ये माना है कि T1 टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो L1, T2 टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो L2, तो L2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ये चेंज इन द टेम्परेचर आ गया। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर डेल्टा T लिखा। राइट। सो मुझे चेंज इन द लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो इनिशियल लेंथ लो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लो, चेंज इन द टेम्परेचर लो, यहां से मैं चेंज इन द लेंथ को कैलकुलेट कर लूंगा। और ये जो अल्फा है, ठीक है, इसको हमने बोला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T आ जाएगा। L की वैल्यू को 1 कर देता हूँ, डेल्टा T की वैल्यू को 1 कर देता हूँ, तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा L आ जाएगा। ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसके इक्वल आया? वो इक्वल आया है चेंज इन द लेंथ के, अगर इनिशियल लेंथ 1 है और चेंज इन द टेम्परेचर 1 है। ठीक है। मान लो मेरे पास में एक रोड है जिसकी इनिशियल लेंथ 1 है, अगर मैं उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन से इंक्रीज कर देता हूँ तो उसकी लेंथ में जो भी चेंज आता है उसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। यहाँ पर उसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। चेंज इन द टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में लो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज की अगर हम बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में वैल्यू
सेम आएगी, इसलिए यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कुछ भी लेकर के चल सकते हैं। जिस तरह से लीनियर एक्सपेंशन की बात की थी उसी तरह से सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो L1 की जगह A1 आ गया है, L2 की जगह A2 आ गया है और अल्फा की जगह बीटा आ गया है। अल्फा को हमने नाम दिया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बीटा का नाम होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न का फॉर्मूला है, जैसे हमने अल्फा के लिए डेफिनेशन बनाई थी उसी तरीके से हम बीटा के लिए भी डेफिनेशन बना सकते हैं। डेल्टा A अपॉन A डेल्टा T। ठीक है, A की वैल्यू को 1 कर दो, dt की वैल्यू को 1 कर दो। यहां से अगर मैं A की वैल्यू को 1 कर देता हूं, dt की वैल्यू को 1 कर देता हूं, तो बीटा इक्वल टू डी आ गया। सो इनिशियल एरिया 1 ले लेते हैं, चेंज इन द टेम्परेचर 1 ले लेते हैं, तो जो भी चेंज इन द एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, और इसी पैटर्न पर अपन तीसरे एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं जो है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो जाएगी, V1 हो गया हमारा इनिशियल वॉल्यूम मतलब T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, और V2 हो गया है फाइनल वॉल्यूम मतलब T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम। कांस्टेंट यहाँ पर आ रहा है गामा, इसको नाम दिया हमने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, सो अल्फा बीटा और गामा तीन कोएफिशिएंट हमारे पास आ रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन पर बात करूंगा तो अल्फा, सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन पर अगर बात करूंगा तो बीटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में कांस्टेंट आएगा गामा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ डेफिनेशन बना दी है, v की वैल्यू को 1 कर देते हैं, dt की वैल्यू को 1 कर देते हैं, v इक्वल्स टू 1 कर दिया, dt इक्वल्स टू 1 कर दिया, गामा इक्वल्स टू dv आ गया। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन द वॉल्यूम इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 1 एंड चेंज इन द टेम्परेचर इज 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक रिलेशन आता है बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। इन एक्सप्रेशंस को हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन अभी इस पार्ट में हम कंसीडर नहीं करेंगे। लॉन्ग वीडियोस पर जब हम बात करेंगे, डिटेल में जब डिस्कशन की बात करेंगे, टॉपिक को पूरा डिस्कस करने की जब बात करेंगे, तब हम उस डेरिवेशन पर भी बात कर सकते हैं। अभी हमें याद रखना है कि बीटा और अल्फा में ये रिलेशन है, गामा और अल्फा में ये रिलेशन है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा तीनों का नाम मालूम होना चाहिए। अल्फा हो गया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, बस थर्मल एक्सपेंशन में 3 एक्सपेंशन है। अब इनसे रिलेटेड कैसे कैसी वैरायटीज बनी है, उन वैरायटीज को कैसे कैसे डील करना है उस चीज को देख लेते हैं ध्यान से। द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड। अच्छा, क्वेश्चन रीड करने से पहले ही मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना जेईई में, उनमें कहीं ना कहीं हमें इलास्टिसिटी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन दोनों कॉन्सेप्ट मिलाकर के कई बार क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो जब थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं, तो आपको इलास्टिसिटी वाला पार्ट भी बेसिक क्लियर होना चाहिए। मतलब उसमें यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, वो बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उनका यूज होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी कहीं यूज है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मेरे पास में एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज किया है। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास में एक स्टील का वायर है। एक नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं देखूं तो अगर मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में उसकी लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, लीनियर एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो। बट क्वेश्चन ये कहता है कि उस पर एक प्रेशर अप्लाई करना है, और इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो सके। तो कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा? द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द स्टील वायर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट। मैं उसकी लेंथ को कांस्टेंट रखना चाहता हूं। मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज भी कर रहे हैं और लेंथ को इंक्रीज होने भी नहीं दे रहे हैं। सो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं, लेंथ इंक्रीज होना चाहती है, बट मैंने दोनों तरफ से एक प्रेशर अप्लाई कर दिया। कितना प्रेशर मैं उस पर अप्लाई कर दूं कि उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ सके? दिस इज द केस ऑफ थर्मल स्ट्रेस। इसी को हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं कि जब हम किसी भी रोड का या किसी भी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसकी लेंथ इंक्रीज होना चाहती है, बट हम उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको इंक्रीज नहीं होने देते हैं। इन दैट केस जो स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप होता है उसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर यंग मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10⁻11, y इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दैट इज अल्फा 1.1 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। ये यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स। तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब दो एस्पेक्ट देखने हैं, एक तो थर्मल एक्सपेंशन वाला एस्पेक्ट देखना है और एक यंग मॉडुलस वाला एस्पेक्ट देखना है। यंग मॉडुलस से अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। एफ अपॉन ए का मतलब हो गया प्रेशर, अपॉन में डेल्टा एल, अपॉन में एल आ गया। यहां से कैलकुलेट करूं तो डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन वाई, ये तो ही यंग मॉडुलस की कहानी। थर्मल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इन दो एक्सप्रेशंस का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, ये चेंज इन लेंथ, ठीक है, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करने की बात करता हूं तो सो मैंने प्रेशर अप्लाई करके लेंथ को इतना डिक्रीज किया, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करके लेंथ को इतना इंक्रीज किया। सो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो उसकी वजह से लेंथ इतना इंक्रीज होना चाहती है, बट ऑन द अदर साइड मैंने प्रेशर अप्लाई करके लेंथ को इतना ही डिक्रीज कर दिया, सो देयर इज नो चेंज इन द लेंथ। तो जितना चेंज यहां पर है उतना ही चेंज यहां पर, इसका मतलब मैं दोनों के आरएचएस को इक्वल कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू पी एल अपॉन वाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पी कैलकुलेट करना है तो पी इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। नाउ आई एडवाइज कि इस तरीके का थर्मल स्ट्रेस बेस्ड कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें प्रेशर कैलकुलेट करने की बात आती है तो बेटा डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो, P इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी, वेयर y इज द यंग मॉडुलस, अल्फा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन है और डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोसेस मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन पार्ट संभाल लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे इसमें एक वर्ड दिखाई दिया था बल्क मॉडुलस, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एक्सटर्नल प्रेशर P इज अप्लाइड ऑन ए क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट इट इज इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। मेरे पास में ए साइड का एक क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब पर मैंने एक्सटर्नली प्रेशर इस तरीके से अप्लाई किया कि चारों तरफ से वो कंप्रेस हो, मतलब चारों तरफ से मैं उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। जब इस तरह से चारों तरफ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं। इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि जब किसी बॉडी पर चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं। K इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब एंड A इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ अल्फा को नाम दे दिया है A, सो अल्फा इक्वल्स टू A ले लिया, ठीक है। बल्क मॉडुलस K हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है। सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हुआ, डिफरेंस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो लेंथ के इंक्रीज होने की बात थी, इसलिए हम वहां पर हमने यंग मॉडुलस को कंसीडर किया था, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड बात है, इसलिए हम बल्क मॉडुलस को कंसीडर करेंगे। चारों तरफ से मैं प्रेशर अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो बात हो रही है बल्क मॉडुलस की, बट मैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसको वापस ओरिजिनल वॉल्यूम में लाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग। मैं उसको ओरिजिनल साइज पे लाना चाहता हूँ हीट करके, टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो वही दो बातें कर ले बेटा। थर्मल एक्सपेंशन से बात करें तो डेल्टा V इक्वल्स टू V गामा डेल्टा टी, ठीक है। और बल्क मॉडुलस की अगर बात करेंगे तो P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो यहां से अगर मैं देखूं तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू P अपॉन K आया और डेल्टा V इक्वल्स टू P अपॉन K इंटू V आया, और यहां से चेंज इन द वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ये आया। दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो V गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू P अपॉन K इंटू V, V से V कैंसिल हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, सपोज वी वांट द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, तो मुझे डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, दैट इज P अपॉन गामा K एंड P अपॉन, अब क्वेश्चन में मुझे गामा नहीं दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ है, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा है, सो गामा इक्वल्स टू 3a हो गया। सो यहाँ पर ये 3a के आ गया, इतना टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में वैसे अल्फा लिखा हुआ है तो इसको अल्फा ही कर देते हैं, ठीक है। अल्फा कहें ए कहें वो देख लेना, ये हमारा आंसर आ गया। कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। टू रोड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब हुआ, ए के लिए बात करता हूँ, बी के लिए बात करता हूँ, लेंथ L1 और L2 है, तो पहली बात तो L1 इक्वल्स टू L2 है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर भी T1 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
इफ ए इज हीटेड अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, एंड बी अप टू टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फाइनल टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड किया। देन द न्यू लेंथ आर द सेम, जो नई लेंथ बनी L1 डैश L2 डैश, क्वेश्चन कहता है L1 डैश इक्वल्स टू L2 डैश है। इफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी इज 4:3, इसका अल्फा 1 लिया, इसका अल्फा 2 लिया, तो क्वेश्चन कहता है अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो 4/3 है। देन द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू क्या होगी? ये कहानी ए की और ये कहानी बी की है। इनिशियली दोनों की लेंथ सेम है, टेम्परेचर की बात करें तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। ए का टेम्परेचर इंक्रीज किया 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बी का टेम्परेचर किया है टी डिग्री सेंटीग्रेड तक, फाइनल लेंथ दोनों की इक्वल हो गई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेशियो दिया हुआ है। ए के लिए अगर मैं बात करूं तो L1 डैश इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एंड T2 माइनस T1, ये ए के लिए। बी के लिए बात करूं तो L2 डैश इक्वल्स टू L2 1 प्लस ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 T2 माइनस T1, ठीक है। ये और ये मुझे इक्वल करना है, मतलब इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा बेटा। अब L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1 इक्वल्स टू L2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 T2 माइनस T1, ठीक है। L1 और L2 इनिशियल जो लेंथ है वो सेम दी हुई है, अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो दिया हुआ है। अब इन दोनों को इक्वल करूंगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 दैट इज फॉर B अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज फॉर A। ये A के लिए है, ये B के लिए है। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, तो T अननोन बचेगा। ए के लिए चेंज इन द टेम्परेचर लिखूंगा तो 180 माइनस 30 लिखूंगा, बी के लिए अगर लिखूंगा तो T माइनस 30 लिखूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो बी के लिए यहाँ पर T माइनस 30 आएगा, ए के लिए 180 माइनस 30 आएगा। अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 वो हमें गिवन है 4/3, वैल्यूज पुट कर दूंगा, टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आगे कहानी समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लेना वैरायटीज किस किस तरह की बन रही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसमें सारी वैरायटीज कवर हो जाएंगी, होपफुली इससे बाहर कोई वैरायटी आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू डिफरेंट वायर्स हैव लेंथ L1 एंड L2, ठीक है। दो अलग अलग वायर है जिसकी लेंथ L1 और L2 है, एंड रेस्पेक्टिव टेम्परेचर्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये अगेन अल्फा 1 और अल्फा 2 ही होंगे। मेरे पास में दो वायर हैं, ए और बी नाम दे देता हूँ, उनके लेंथ L1 और L2 है, कोएफिशिएंट अल्फा 1 और अल्फा 2 है। आर जॉइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड ज्वाइन करने का मतलब एक वायर है उसके एंड से दूसरे वायर का एक एंड कनेक्ट कर दिया, लेंथ उनकी L1 और L2 है, ठीक है। ये लेंथ L1 और L2 आ गई। चलो, देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, इफेक्टिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, मतलब मैं L अल्फा इफेक्टिव या अल्फा इक्विवेलेंट भी कह सकता हूँ। इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि मैं इन दोनों वायर की जगह एक वायर अगर लेना चाहूँ तो उसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, रिजल्ट मस्ट बी सेम। कहानी को समझ लेना, बेसिकली कहानी कहती क्या है, इंडिविजुअली बात करते हैं। इंडिविजुअली बात करते हैं कि अगर मैं ए के लिए बात करूं और टेम्परेचर इंक्रीज करूं डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी से इंक्रीज करने के बाद में उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, ठीक है। ये चेंज इन द लेंथ कितना आ जाता है। बी के लिए बात करूं तो उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ए के लिए अगर मैं बात करूं तो डेल्टा L1 इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। बी के लिए अगर बात करूं तो डेल्टा L2 इक्वल्स टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। ये चेंज इन द लेंथ फॉर ए, ये चेंज इन द लेंथ फॉर बी। अब इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो टोटल चेंज इन द लेंथ कितना आ जाएगा, डेल्टा L इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दैट इज L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इक्वल्स टू डेल्टा टी। ये हमारे पास में टोटल चेंज इन द लेंथ आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? मतलब इस पूरे सिस्टम की दो वायर का ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं टोटल चेंज इन द लेंथ कैलकुलेट करता हूं तो इतना आ रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि मुझे इन दोनों की जगह एक वायर लेना है, उस एक वायर को यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, उस एक वायर की मुझे लेंथ कितनी लेनी है, L1 प्लस L2 लेनी है। स्मॉल मान लेता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, L1 प्लस L2। चेंज इन द टेम्परेचर कितना आ रहा है, डेल्टा टी। चेंज इन द लेंथ उतना ही आना चाहिए। सो इस केस में अगर मैं बात करूं तो चेंज इन द लेंथ डेल्टा L इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इज L1 प्लस L2, कोएफिशिएंट अल्फा हो गया, चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा टी हो गया।
ठीक है। जब इस कॉम्बिनेशन के लिए मैंने चेंज इन द लेंथ कैलकुलेट किया तो ये आया। जब इनकी जगह मैंने एक वायर एज्यूम किया तो उस वायर के लिए चेंज इन द लेंथ इतना आया। इक्वलेंट का मतलब ये हुआ कि जितना चेंज यहाँ पर मिला उतना ही चेंज यहाँ पर मिलना चाहिए, तो इसको मैं इसके इक्वल कर सकता हूँ। इक्वल करूंगा तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, और ये आ गया है डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाता है तो अल्फा इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। ये इक्वलेंट या इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ जाए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। दो अलग अलग वायर है, उनके कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। पहले चेक करो कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो फर्स्ट वायर की लेंथ में कितना चेंज आया, फिर दूसरे वायर की लेंथ में कितना चेंज आएगा, फिर टोटल चेंज कितना आएगा। उतना ही टोटल चेंज मुझे तब चाहिए जब मैं दोनों वायर की जगह एक ही वायर लूंगा, तो लेंथ में उतना ही चेंज चाहिए, टेम्परेचर में उतना ही चेंज करूंगा। तो पहले मैंने कॉम्बिनेशन के लिए बात करके दोनों का चेंज इन द लेंथ कैलकुलेट करके टोटल चेंज इन द लेंथ कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद में एक वायर को लेकर के उसकी लेंथ में चेंज कैलकुलेट किया, दोनों चेंज इन द लेंथ को मैंने इक्वल कर दिया, मेरे पास में इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। ईच साइड ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ अ मेटल शीट इन क्यूबिक शेप इज ए। एक क्यूब है, मेटल शीट से एक क्यूब बनाया है और क्यूब का साइड दिया हुआ है ए। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर टी, रूम टेम्परेचर टी है, मतलब T1 की वैल्यू को टी मान लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल शीट इज, अगेन ये अल्फा ही होगा आई थिंक, इसको मैंने अल्फा ले लिया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू अल्फा है। द मेटल शीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय स्मॉल टेम्परेचर डेल डी टी सो दैट इट्स न्यू टेम्परेचर इज टी प्लस डी टी, मतलब जो डेल्टा टी हम लेते हैं उसको डी टी कहा हुआ है। ठीक है, डेल्टा मान लेना। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल रोड, इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो। ये क्वेश्चन सिंपल है, चेंज इन द वॉल्यूम इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी। ठीक है, वी की अगर बात करें तो इनिशियली वॉल्यूम ए क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो साइड का क्यूब कर दिया। गामा की अगर बात करें तो 3 अल्फा, और डेल्टा टी का मतलब हो गया है डी टी, बस। तो चेंज इन द वॉल्यूम हमारे पास में आ गया है, कितना आ गया 3 अल्फा ए क्यूब और डी टी आ गया है। ये जो अल्फा लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, इस ये जैसे यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पर उसको अल्फा करो, हमारा आंसर आ गया ये वाला 3 ए क्यूब अल्फा डी टी। बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर अ गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर 6.230 सेंटीमीटर, डायमीटर D1 मान लिया, दैट इज 2.30 सेंटीमीटर। ठीक है, be heated so that it can be fitted on a wooden bangle of diameter, second diameter is 6.241 centimeter. ठीक है, both the diameters have been measured at the room temperature. T1 जो दिया हुआ है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। coefficient of linear thermal expansion that is alpha वो given है 1.4 into 10⁻⁻5। ठीक है, सो कैलकुलेट क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर ऐसा फिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एक गोल्ड रिंग है, उस गोल्ड रिंग का जो डायमीटर है वो अभी इनिशियली इतना है। ठीक है, इस रिंग को एक बैंगल पर फिक्स करना है, उस बैंगल का जो डायमीटर है वो इतना है। इसका मतलब रिंग का जो डायमीटर है वो इतने से मुझे इतना पहुंचाना है, मतलब डायमीटर इनिशियली और फाइनल डायमीटर मुझे ये करना है। और इनिशियली ये जो कहानी है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है, तो कितने टेम्परेचर तक मैं उसको पहुंचाऊं जिससे कि डायमीटर यहां से यहां पहुंच जाए, और अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है। अगर मैं लेंथ के लिए बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इनिशियल लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ गिवन नहीं है मुझे, डायमीटर गिवन है। ठीक है, बट सर्किल का डायमीटर अगर मुझे गिवन है तो मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेंथ क्या होगा उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यहाँ पर डायमीटर की बात है तो 2r को अपन डायमीटर लिख सकते हैं। सो L1 को मैंने लिख दिया है πd1, इसी तरह से इसको लिख दिया है πd2, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो D2 इक्वल्स टू D1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू मेरे पास है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है, T1 की वैल्यू मेरे पास है, T2 कैलकुलेट हो सकता है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड बेसिक चीज अपन ने डिस्कस कर लिया है, छोटा सा टॉपिक है।
पूरे चैप्टर को अपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। आगे फिर बात करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, क्या क्या वेराइटीज बनती है, वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन अपन ने लिए हैं कि थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो इलास्टिसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना, इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन मिला करके और फिर उसके बाद में क्वेश्चन बन जाता है, तो थर्मल एक्सपेंशन के साथ में इलास्टिसिटी का भी ध्यान रखना। ठीक है, कहानी क्लियर हुई? बाकी के जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।